Hello friends, welcome to Education Shelf Live. Myself Dr. Adhi Agrawal and I am here with the next chapter of our unit, that is Strategies for Enhancement in Food Production. तो जो हमारी यूनिट चल रही है उसका ये सेकंड चैप्टर है और इसके बाद हमारा बस एक और चैप्टर बचेगा और आपकी 12th बायो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर. तो जैसा हम देखते जा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में, किसी चीज़ की भी आप पॉपुलेशन देखते हो तो इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उन्हें खाने के लिए भी तो चाहिए ना, फिर तो हमें फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसी वजह से जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अप्लाई किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग में, जिससे फूड प्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज़ किया जाए. कुछ नई टेक्निक्स हैं जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की या टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं. ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो इनसे जो फूड प्रोडक्शन है उसको एक बूस्ट मिला है. ठीक है, तो पहला पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री. अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स. ठीक है, तो ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम जो लाइव स्टॉक है उन्हें रेज करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं. ठीक है, नाउ इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक. अब इसमें हर लाइव स्टॉक नहीं आता, हर तरीके का एनिमल नहीं आता. जो यूज़फुल होते हैं ह्यूमन्स के लिए वही एनिमल्स को चूज़ किया जाता है, लाइक बफेलोज, cows, pigs, horse, cattle, sheep, camels, goats. ये सब जो हैं वो एज सच फूड देने के काम में आते हैं. मतलब बफलोज और काउस जो हैं उनसे हमें मिल्क मिलता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, कैमल का भी मिल्क मिलता है. कैमल के भी मिल्क में जो है काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं. तो इस टाइप का है. तो जो ह्यूमन्स के काम में आ रहे हैं ऐसे एनिमल्स को उनकी केयर की जाती है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है. Now it also includes poultry farming and fisheries. ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग, इट्स नॉट कॉमा, पोल्ट्री फार्मिंग. तो इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी आती है और फिशरीज भी आती है, जहाँ पे फिशेस का कल्टीवेशन किया जाता है. और पोल्ट्री फार्मिंग में जो चिकन्स हैं, जो एग्स मतलब चिकन्स हैं, और जो हमारे मुर्गी वगैरह जो होती हैं उनका, हैंस हैं, उन सब का. सो फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग एट्सेट्रा ऑफ फिश, मॉलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस. तो फिशरीज का मतलब ये नहीं कि सारी तरह की सिर्फ फिशेस का ही काम लिया जाएगा. ठीक है, तो उनको रेयर किया जाता है. ठीक है ना, रेयरिंग होती है उनकी, उन्हें कैच किया जाता है, जो पकड़ने जाते हैं ना फिशेस को. ठीक है, उन्हें बेचा जाता है. तो ये सिर्फ फिशेस नहीं होती हैं, जो सिंपल हम फिश जिन्हें बोलते हैं वो नहीं होती हैं. जो हमारे प्रॉन्स वगैरह होते हैं जो क्रस्टेशियंस में आते हैं वो भी होते हैं इसमें. ठीक है, और शेल फिश यानी कि मॉलस्क्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी आते हैं इसमें. Then animals like bees, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, they have been used by humans for product, जैसे eggs मिलता है, meat मिलता है. ठीक है, wool, silk, honey. तो इन सब के लिए ये सारे एनिमल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. नाउ ये तो हमें पता है कि 70% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन देखेंगे. पॉपुलेशन तो हमें पता है कि चाइना की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया सेकेंड नंबर पे है. बट ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 70% जितने भी वर्ल्ड की जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है उसमें 70% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया और चाइना में मिलती है. ठीक है, तो इंसान भी ज़्यादा हैं और जानवर भी ज़्यादा हैं. ठीक है, हालांकि जो हम अगर देखा जाए, सरप्राइजिंग है ये नोट करने की, कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस में, जो कंट्रीब्यूशन है इन दोनों कंट्रीज़ का, वो सिर्फ 25% ही है. यानी कि प्रोडक्टिविटी लो है. हमारे पास प्रोडक्ट जो है, मतलब हमारे पास जो चीज़ है वो ज़्यादा है बट उसकी एफिशिएंसी कम है. तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट जो है वो लो है. इसलिए सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई जाती हैं जिससे फूड प्रोडक्शन जो है वो एनहांस हो जाए. नाउ द मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स. ठीक है, अब बहुत सारे फार्म्स होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. पहला होता है डेयरी फार्म. नाउ व्हाट इज़ डेयरी? इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो इसमें एनिमल्स जो जानवर हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है. ठीक है, किस चीज़ के लिए? मिल्क या उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होते हैं, उन चीज़ों के लिए होता है. तो उसे बोलते हैं हम डेयरी. ठीक है, तो इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद द प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट इंक्रीज द यील्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम इस तरह के प्रोसेसेस से डील करते हैं जो कि क्या करेंगे, ऐसे प्रोसेसेस और सिस्टम से डील करते हैं जो कि एक तो यील्ड भी बढ़ाएं. ठीक है ना, जैसे एक गाय है वो 2 किलो दूध दे रही है तो वो 10 किलो देने लग जाए, तो जो प्रोड्यूस है वो भी इंक्रीज हो. दूसरी बात, जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आए मिल्क की. सो मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन दी, और मिल्क
की क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मिल्क की यील्ड किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा, कि आपकी जो फार्म है उसमें जो आपके एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो मेन इज़ द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स। तो मिल्क यील्ड जो है वो मेनली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी ब्रीड की क्वालिटी क्या है। देन सेलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल कंबाइंड विद द रेजिस्टेंस टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम ऐसी गुड ब्रीड सेलेक्ट करें जिनका यील्डिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात जो डिजीजेज हैं उनसे भी उनका रेजिस्टेंस अच्छा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अगर कंबाइन हो जाएंगी तो हमारा जो पोटेंशियल है या मिल्क प्रोड्यूस करने का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा प्रोड्यूस इंक्रीज़ होगा, जिससे फिर हमारा लॉन्ग रेस में जो हमारा लॉन्ग रन में जो हमारा वो है प्रोड्यूस, जो ओवरऑल प्रोड्यूस है हमारी, और हम वर्ल्ड प्रोड्यूस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे अभी सिर्फ 25% कर पा रहे हैं, बाद में और ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। अब ये है कि अगर आपको यील्ड पोटेंशियल, आपको यील्ड अच्छी चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस अच्छा चाहिए, तो जो एनिमल्स हैं उनकी आपको देखरेख अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्हें अच्छी जगह पे रखो, ठीक है, और उनको उनके पास एडिक्वेट वाटर होना चाहिए, उन्हें फॉडर जो दे रहे हो आप, जो चारा दे रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, उन्हें कोई भी डिजीज़ नहीं लगनी चाहिए, एनवायरनमेंट एकदम क्लीन होना चाहिए, उनके हाइजीनिक होना चाहिए। नाउ द फीडिंग ऑफ द कैटल शुड बी कैरिड आउट इन ए स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, अब जो फीडिंग होती है कैटल की वो ये नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया उसको खाने को, एक साइंटिफिक मैनर में उसकी आपको फीडिंग करानी पड़ती है। ठीक है, जो आपकी क्वालिटी है फॉडर की वो आपको चेक करनी पड़ेगी, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉडर की दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि उसे हाँ उसका पेट भी भर जाए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होगा वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा। देन अब क्या होता है, अब ये सारे अगर स्ट्रिंजेंट मेजर्स हम लगाएंगे, हाइजीनिक रखेंगे, डिजीज़ फ्री रखेंगे, फॉडर अच्छी तरह से देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोड्यूस है वो इंक्रीज होगा ही। ठीक है, नाउ अनदर मैनेजमेंट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। सो पोल्ट्री क्या चीज़ की क्लास? इट इज़ अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फोल यानी कि बर्ड्स एंड इज यूज विच आर यूज फॉर देयर एग्स और फूड। ठीक है, तो पोल्ट्री जो है, चिकन हम खाते भी हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन खाते भी हैं, और एग्स तो बहुत ही लोग खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री जो क्लास है वो इसी चीज़ की क्लास है, ऐसी बर्ड्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है जिनको खाया भी जा सके और जिनके एग्स को भी यूज़ में लिया जा सके। सो दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स। तो इनमें मेनली जो दो चीज़ें इंक्लूड होती है वो चिकन और डक्स, ये इंक्लूड होते हैं। हालांकि समटाइम्स हम जो है इसमें टर्की और घीस को भी इंक्लूड करते हैं, तो वो भी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर ही आती है। अब जो पोल्ट्री वर्ड है वो किस चीज़ के लिए रेफ़र किया जाता है? इट इज़ ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स। बट अगर हम जनरल सेंस में देखें, जनरल सेंस में पोल्ट्री का मीनिंग सिर्फ इन बर्ड्स का मीट ही नहीं है, पोल्ट्री का इन सेंस मीनिंग और बर्ड्स का मीट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी वही है, सिलेक्शन, कैसी ब्रीड्स का सिलेक्शन होना चाहिए जो डिजीज़ फ्री हैं, जिनमें कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर और सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए, उनको प्रॉपर फीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए, हाइजीनिक, हेल्थ केयर, वो सब चीज़ जो डेयरी में मैंने आपको समझाई, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में सेम वही चीज़ इसमें आएंगी। हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एनिमल ब्रीडिंग। नाउ व्हाट इज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही जो आता है। ठीक है, now it aims at increasing the yield of animals and improving the desirable qualities of the produce। तो वही है, इसमें भी वही चीज़ है कि जो एनिमल्स है उनकी यील्ड इंक्रीज करनी है, हमें वो जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा लेना है। ठीक है, और जो प्रोड्यूस है, जो हमारे जैसे मिल्क आ रहा है या मीट आ रहा है, कुछ भी आ रही है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, डिज़ायरेबल क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ एनिमल ब्रीडिंग तो समझ में आ गया। अब ब्रीड का मतलब क्या होता है? अब ब्रीड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration, etc. तो ब्रीड ऐसा ग्रुप होता है एनिमल्स का जो कि डिसेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तरह से एक ही डिसेंट, एक फैमिली से होते हैं। एंड दे आर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, जो उनके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं वो मैच करें, जैसे उनका जनरल अपीयरेंस एक जैसा होना चाहिए, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब, तो वो एक ब्रीड में आएंगे। नाउ जब ब्रीडिंग ऐसे एनिमल्स के बीच में होती है जो कि सेम ब्रीड के होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। सो इन ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग विच टेक्स प्लेस बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड।
वाइल अगर हम डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो उसे हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखना है, इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। नाउ इनब्रीडिंग इट रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। अब इन ब्रीडिंग में हम ब्रीडिंग जो है 4 से 6 जनरेशन तक ब्रीडिंग कराते हैं। और ब्रीडिंग स्ट्रेटजी कैसी होती है, सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है सेम ब्रीड के, और उन्हें मेटिंग कराई जाती है उनकी पेयर्स में। ठीक है, फिर उनसे जो प्रोजेनी डेवलप होती है दे आर इवेल्युएटेड, और उसमें से भी फिर सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स को आइडेंटिफाई करके वापस मेटिंग कराई जाती है, ऐसे होता है। ठीक है, तो एक सुपीरियर फीमेल इज द काउ और बफेलो इन केस ऑफ कैटल दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। ठीक है, तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि एक फीमेल सुपीरियर है या नहीं, तो लैक्टेशन के टाइम जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है इसका मतलब वो सुपीरियर फीमेल है। और एक सुपीरियर मेल क्या होता है, बुल होता है, ठीक है ना, सांड जिसे बोलते हैं, तो विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अदर मेल। सो सुपीरियर मेल जो है वो होगा जो एक अच्छी प्रोजेनी को डेवलप कर रहा है। ठीक है, नाउ इन ब्रीडिंग से क्या है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है, एक ही एक तरह के इंडिविजुअल्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो होमोजाइगोसिटी की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए अगर हमें कोई प्योर लाइन बनानी है किसी एनिमल की, एक पूरी प्योर लाइन क्रिएट करनी है, तब हम इन ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। तो इससे एक चीज़ होती है, हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि जो बेकार जीन्स हैं, जो इन्फीरियर जीन्स हैं, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और सुपीरियर जीन्स को हम आगे की पूरी जनरेशन में उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। इसीलिए ये जो अप्रोच है इन ब्रीडिंग की, वेयर देयर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनब्रेड पॉपुलेशन। देयरफॉर ये जो अप्रोच है जहाँ पे हर स्टेप पे हम सिलेक्शन करें, भाई हमने सबसे पहले सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल जो है, सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल को क्रॉस कराया, फिर उनसे जैसे सपोज करो 4 प्रोजेनी हुई, तो उसमें से एक प्रोजेनी ही थी जो सुपीरियर मेल थी और एक प्रोजेनी थी जो सुपीरियर फीमेल थी, बाकी जो 2 हुई थी वो इन्फीरियर थी, तो फिर उन दोनों को सेलेक्ट किया। तो हर स्टेप पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। हालांकि जब हम कंटिन्यू इनब्रीडिंग करवाते हैं, जब हम स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग करवाते हैं बिल्कुल ही, तब उससे क्या है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कभी कभी रिड्यूस हो जाती है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब होता है, जब हम कंटिन्यूसली इनब्रीड करवा रहे हैं किसी पॉपुलेशन को, तो उसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और क्वालिटी जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसमें से कुछ एनिमल्स को सेलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स, उसी सेम ब्रीड की लेते हैं लेकिन अनरिलेटेड एनिमल्स से उन्हें मीटिंग करवाई जाती है उनकी। ठीक है, तो इससे क्या है, वापस से फर्टिलिटी और यील्ड रीस्टोर हो जाती है, लेकिन रिलेटेड नहीं होते। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ध्यान रखना है, सिर्फ रिलेटेड एनिमल्स में, ब्रीड सेम होगी, रिलेटेड एनिमल्स में होगा, लेकिन जब हम इसी ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल्स से इसकी मीटिंग करवाएंगे तो ये सब चीज़ वापस रेस्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब आउटब्रीडिंग क्या होती है, इट इज़ द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। तो आउटब्रीडिंग क्या होती है, अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, सेम ब्रीड के भी होंगे। तो ये 3-4 जो टर्म अब मैं लिखवाऊंगी, अब मैं बोलूँगी ना, उन्हें लिखते जाना क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। तो आउटब्रीडिंग जो है उसमें क्या होता है, ब्रीड सेम होती है लेकिन जो इंडिविजुअल्स जिनकी मेटिंग करवाई जाती है उनका कोई रिलेशन नहीं होता, अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं और उनका कोई कॉमन एंसेस्टर्स भी नहीं होता, 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। ठीक है, या फिर ये बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में भी हो सकती है ये, या डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकती है। तो आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप होते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग वो हो गया जो मैंने आपको पहला बोला कि अनरिलेटेड एनिमल्स जो हैं उनके बीच में होती है, और आउट क्रॉस ब्रीडिंग होती है जिसमें डिफरेंट ब्रीड्स में ही करते हैं हम, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ में ही करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होती है, मेटिंग ऑफ, बताया मैंने, सेम ब्रीड होगी लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा उनका 4 to 6 जनरेशन तक। हो सकता है उनका हम प्रोजेनी लाइन जो ट्रेस करें, अगर हम पेडिग्री लाइन, तो हो सकता है 6 जनरेशन बाद उनका कोई कॉमन एंसेस्टर हो, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, हालांकि ब्रीड सेम होती है। ठीक है, सो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है इस मेटिंग से उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस।
ठीक है. सो द मेटिंग द प्रोजेनी विच इज प्रोड्यूस और द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज एन आउटक्रॉस. नाउ it is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef cattle etc. तो ये जो आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग है ये बेस्ट मेथड है किस चीज़ के लिए? अगर कोई एनिमल है जो बिलो एवरेज है प्रोडक्टिविटी में, उसमें मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बिलो एवरेज हो रहा है, तो ये बेस्ट मेथड है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए. और एक सिंगल आउट क्रॉस हम करवाते हैं अगर, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर जाता है, जो मैंने अभी बताया था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? सुपीरियर मेल्स लेते हैं हम एक ब्रीड के, उन्हें सुपीरियर फीमेल से मेट करवाते हैं जो कि दूसरी ब्रीड की होंगी. तो आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड थी, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड जो है वो डिफरेंट हो जाती है. ठीक है. नाउ द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में देमसेल्व्स बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. अब जो इसमें प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसको हम खुद कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज में ले सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली, और अगर हम ऑल्टरनेटिवली एक चीज़ देखें तो उसमें ये भी हो सकता है जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है दे में बी सब्जेक्ट टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप अ न्यू स्टेबल ब्रीड दैट में बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड. तो उनकी हम प्योर लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं. जो इनकी प्रोजेनी क्रिएट हुई है वो सुपीरियर होगी ऑब्वियसली, तो उससे हम उसे उसकी इनब्रीडिंग कराते हुए हम एक उसकी पूरी प्योर लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं. नाउ मैनी न्यू एनिमल्स ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच. तो इस ब्रीड से काफ़ी जो है एनिमल्स डेवलप किए गए हैं, जैसे हिसारडेल, नाम लिख लो, HISARDALE, हिसारडेल. इट इज़ द न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग द बीकानेरी यूज एंड मराइनो रैम्स. तो हिसारडेल जो है वो पंजाब में डेवलप की गई है, एक ब्रीड है शीप की, नई ब्रीड है, और इसमें किसको मेटिंग करवाई थी? बीकानेरी यूज. ठीक है, बीकानेरी यूज और मनाइनो रैम्स. तो इन दोनों की ब्रीडिंग कराई थी और इन दोनों की ब्रीडिंग से ये हिसारडेल शीप बन के आई. नाउ नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या, दो अलग अलग स्पीशीज की मेटिंग कराते हैं. तो इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज. ठीक है ना. तो इसमें यह है स्पीशीज तो डिफरेंट होंगी बट वो स्पीशीज रिलेटेड होंगी. ठीक है. तो रिलेटेड स्पीशीज की मेटिंग करवाई जाती है. कुछ केसेस में प्रोजेनी जो है वो दोनों के डिज़ायरेबल फॉर्म को, डिज़ायरेबल फीचर्स जो हैं उसमें कंबाइन होके आ जाते हैं. जितने भी डिज़ायरेबल फीचर्स हैं वो उसमें कंबाइन होके आ जाते हैं और उसको इकोनॉमिक वैल्यू में हम यूज़ में ले सकते हैं. जैसे कि म्यूल, जिसे आप हिंदी में आप लोग खच्चर बोलते हैं. ठीक है. तो जो म्यूल है वो एक डोंकी और हॉर्स की मेटिंग से बनाया जाता है. ठीक है. तो डोंकी और हॉर्स बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, तो इसीलिए म्यूल बनाया जाता है. बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बोझ भी झेल सकता है वो और भी चीज़ों के काम में आता है. तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है म्यूल. तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से बनाया जाता है. नाउ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो अगर हमें ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करना है कंट्रोल, तो वो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू करते हैं. अब इसका स्टेप बता देती हूँ. स्टेप्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में? The semen is collected from the male that is chosen as a parent and it is injected into the reproductive tract of the selective female by the breeder. अब जो ब्रीडर है वो मेल जो है, मेल पेरेंट, उससे सीमेन कलेक्ट करके जो फीमेल पेरेंट है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसे इंजेक्ट करता है. द सीमेन में भी यूज इमीडिएटली और इट कैन बी फ्रोजन एंड यूज एज अ लेटर डेट. अब जो सीमेन है उसको इमीडिएटली भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको फ्रीज करके उसको जमा के आप सेव भी कर सकते हो और उसको बाद में यूज में ले सकते हैं. And it can also be transported in frozen form to where the female is housed. Suppose करो एक ब्रीडर है, उसके पास मेल है और 10 किलोमीटर दूर एक या दूसरी शहर में या दूसरे स्टेट में एक फीमेल ब्रीडर है. ठीक है. तो अब ये तो है नहीं कि आप उसके सीमेन निकाला मेल के अंदर से और फीमेल में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको बाहर भेजना पड़ेगा. तो बाहर अगर आप सिंपल फॉर्म में भेजोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उसे फ्रोज़न फॉर्म में भेजा जाता है और उसे हम बाद में आराम से यूज़ में ले सकते हैं. ठीक है. तो इसी हिसाब से डिज़ायरेबल मेटिंग्स जो है वो कैरी आउट की जाती हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो नॉर्मल मेटिंग्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ओवरकम हुई हैं. नाउ अब जो सक्सेस रेट होती है क्रॉसिंग की मैच्योर मेल को फीमेल से वो काफ़ी लो होती है. हालांकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से होती है बट काफ़ी लो हो जाती है. तो इस जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन हो हाइब्रिड का
ठीक है, तो इसके चांसेस इम्प्रूव करने के लिए कई दूसरे मेथड भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड है MOET, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, हर्ड इम्प्रूवमेंट मतलब वो पूरा जो उनका वो होता है ग्रुप होता है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हॉर्मोन्स विद FSH लाइक एक्टिविटी to induce follicular maturation and super ovulation. So instead of one egg which they normally yield per cycle, ठीक है, तो इसमें एक एग वो पर साइकिल, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। अच्छा, आप लोग बताओगे उनकी उनमें कौन सी साइकिल होती है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं आप उसका नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उनकी साइकिल का नाम कुछ और होता है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, तो क्या होता है, जो काव होती है उनमें ऐसा हार्मोन डाला जाता है जिसमें FSH लाइक एक्टिविटी होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे क्या है फॉलिकुलर मैचुरेशन इंड्यूस होता है और सुपर ओव्यूलेशन होता है। सुपर ओव्यूलेशन मतलब जहां वो एक साइकिल के दौरान एक एग प्रोड्यूस कर रही थी, वहां अब एक साइकिल के दौरान वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फिर द एनिमल जो है उसको उसकी मेटिंग करी जाती है विद ईदर एन एलीट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, या तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा या फिर एक बहुत ही आला दर्जे का जो सांड होगा, बुल होगा, उससे उसकी मेटिंग करवाई जाएगी। ठीक है, देन द फर्टिलाइज एग एट 8 to 32 सेल स्टेज, फिर जब जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो फर्टिलाइज एग्स होंगे उन्हें 8 से 32 सेल वाली स्टेज जो है उस पे उन्हें नॉन सर्जिकली रिकवर किया जाएगा। ठीक है, और सरोगेट मदर्स में डाला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर, तो इससे क्या है, जो जेनेटिक मदर होगी जिसमें फर्टिलाइजेशन करवाया है उसको दूसरे राउंड के लिए हम यूज में ले सकते हैं कि उसकी वापस से मेटिंग करवा दी जाए सुपर ओव्यूलेशन के लिए। तो दिस टेक्नोलॉजी इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट्स, बफलोज एंड मेयर्स, तो इन सब के लिए काम में ली जा चुकी है टेक्निक। एंड हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम, तो ऐसी फीमेल्स जिनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी जो है वो हाई है, और ऐसे बुल्स जिनकी मीट यील्डिंग कैपेसिटी हाई है। ठीक है ना, हाई क्वालिटी मीट क्या होता है, जो लीन मीट होता है जिसमें लेस लिपिड होता है, जिनमें फैट कम होता है, लिपिड कम होता है, वो अच्छी क्वालिटी का मीट माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे मीट यील्डिंग बुल्स और ऐसी मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स जो है फीमेल की, उन्हें मेट कराया जाता है अगर हमें शॉर्ट टाइम में हर्ड का साइज जो है वो इंक्रीज करना है तो। ठीक है, तो ये हो गई कैटल की बात। नेक्स्ट इज बी कीपिंग, जिसे हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। सो इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, तो मधुमक्खी जो होती है उनके छत्तों का इसमें मेंटेनेंस किया जाता है और उससे जो हनी प्रोड्यूस होता है वो फिर कमर्शियली यूज में आता है। नाउ हनी इट इज़ अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, तो मेडिसिन में भी काम में आता है हनी। ठीक है ना, ये तो सबको पता ही होगा, और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ हनी भी सिर्फ हनी ही प्रोड्यूस नहीं करती है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस बीज वैक्स विच फाइंड्स मैनी यूजेज इन इंडस्ट्री, जैसे कि कॉस्मेटिक्स या पॉलिश जो हम यूज़ करते हैं उनके प्रिपरेशन में बीज वैक्स काम में आती है। Now the increased demand of honey has led to large scale beekeeping practices. ठीक है, जो है बहुत इसकी डिमांड आने लगी है, इसीलिए जो बी कीपिंग प्रैक्टिस है वो इंक्रीज होती जा रही है। Now it can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures of some wild shrubs, fruit orchards and cultivated crops. तो बी कीपिंग किसी भी एरिया में प्रैक्टिस की जा सकती है। कैसे एरिया होना चाहिए, बट वो उसमें बी पास्चर्स होने चाहिए, कुछ वाइल्ड श्रब्स के, ठीक है ना, फ्रूट ऑर्कर्ड्स होने चाहिए और कल्टिवेटेड क्रॉप्स होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई भी एरिया है तो वहाँ पे आप बी कीपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रेयर्ड, अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं हनी बी की जिन्हें हम इजीली रेयर कर सकते हैं। इसमें से कॉमनेस्ट जो स्पीशीज है वो है एपिस इंडिका। नाउ बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वंस कॉर्टयार्ड और द वरांडा ऑफ द हाउस और इवन द रूफ। अब बी हाइव जो है उसे हम कॉर्टयार्ड में रख सकते हैं, ठीक है, या फिर वरांडा पे रख सकते हैं जो आपके घर में होता है, जिसको आप बरामदा बोलते हैं, और छत पे भी रख सकते हैं। ये कोई लेबर इंटेंसिव नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हालांकि बी कीपिंग बहुत ईजी होती है, बट उसमें कुछ स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है हमें,
और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बी कीपिंग प्रैक्टिस जो है कैसे की जाए उसे टीच करती हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है अगर हमें सक्सेसफुल बी कीपिंग करनी है तो। पहली बात तो हमें जो बीज हैं उनका हैबिट्स पता होनी चाहिए, उनका नेचर पता होना चाहिए कि इस बी का कैसा नेचर है, क्या क्या हैबिट्स हैं उसकी। सो नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। अब आपको बी हाइव जो छत्ता होता है वो कहाँ रखना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक अच्छी सी सूटेबल लोकेशन आपके पास होनी चाहिए, नहीं कि आपने अपने कमरे में रख दिया, ठीक है। देन कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स क्या होती है, ग्रुप्स जो होता है, बी का जो ग्रुप होता है उसे स्वार्म बोलते हैं। तो उसको किस तरह से आपको कैच करना है और उसे किस तरह से आपको छत्ते में लाना है, इस जो बी कीपिंग वाला जो हाइव होता है उसमें लाना है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन लास्ट इज लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अब अलग अलग सीजन्स के टाइम पे आपको बी हाइव कैसे मैनेज करना है, उसकी क्लीनिंग, उसका प्रॉपर हाइजीन, जो भी चीज़ होती है वो किस तरह से मेंटेनेंस रखना है। एंड लास्ट इज हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। तो बी वैक्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं और वो हनी जो प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी हैंडलिंग कैसे होगी और उसका कलेक्शन कैसे करना है, इसका भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। नाउ बीज जो होती हैं दे आर पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीशीज, जैसे सनफ्लावर है, एप्पल है, पियर है, इन सब में पॉलिनेशन करवाती हैं वो। तो अगर हम फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पे बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड्स में प्रोड्यूस रखेंगे तो वो ज़्यादा पॉलिनेशन कराएंगी तो उससे पॉलिनेशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और यील्ड जो है उनकी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी और हनी यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दो तरफा जो है हमें फ़ायदा मिल जाएगा। Now next industry is fisheries. Now fishery, it is an industry devoted to the catching, processing, selling of fish, shellfish and other aquatic animals. So fishery industry में ये नहीं है कि सिर्फ फिश का ही काम होगा, shellfish या बाकी aquatic animals हैं उनका भी काम होता है, उनको कैच किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है और उन्हें बेचा जाता है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी फिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी वो फिश या फिश प्रोडक्ट्स पे या जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, उन पे डिपेंड करती है। कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं विच आर वेरी कॉमन। तो फ्रेश वाटर फिशेज के नाम लिख लो, कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। ये कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं जो इंडिया में मिलती हैं। और कुछ मरीन फिशेज हैं जो कि खाई जाती हैं, जैसे कि हिल्सा, सार्डीन्स, मैकरल, पॉम्फ्रेट्स। ये कुछ फिशेज हैं, मरीन फिशेज, जो खाई जाती हैं। नाउ फिशरीज जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत सारे फिशरमैन और फार्मर्स को ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट देती है, पर्टिकुलरली जो कोस्टल स्टेट में। और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में पेनिनसुलर रीजन जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो कोस्टल स्टेट जो है वो काफ़ी सारे हैं, तो उनमें पूरा एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिशरीज से आता है मेन, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ ओनली सोर्स उनकी लाइवलीहुड का सिर्फ अकलौता सोर्स फिशरीज ही होता है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं इसमें, जैसे अब अलग अलग टेक्निक्स लगाई जाती हैं जिससे हम इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, जैसे एक्वाकल्चर है, पिसीकल्चर है, ठीक है। तो दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। तो इससे क्या है, जो हमारा फिशरी इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट और फ्लरिशिंग भी हुआ है, ठीक है। अब ब्लू रिवॉल्यूशन जो आया था वो फिशरीज इंडस्ट्रीज के लिए आया था, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी क्रॉप्स के लिए आया था, वैसे जो ब्लू रिवॉल्यूशन था वो फिशरी इंडस्ट्रीज के लिए, फिशरीज इंडस्ट्री के लिए था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनिमल ब्रीडिंग। अब हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। हमें पता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हम करते थे, इट कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो उसमें क्या है, बहुत कम यील्ड आता था, वो यील्ड इंक्रीज करना है हमें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। Now plant breeding as a technology has helped increase yields to a very large extent, ठीक है। तो हमने वही जो अभी मैंने ब्लू रिवॉल्यूशन बताया, तो इसमें क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने सबने ही पढ़ा है, जिससे हमारी जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं फूड प्रोडक्ट्स की, फूड प्रोडक्शन की, वो हमें करने में आसानी रही थी, जो हमें मीट करने में आसानी रही थी, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो मेनली प्लांट ब्रीडिंग पे डिपेंड किया था मेनली, ठीक है। जिससे क्या है, हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं हमारे गेहूं में, राइस में, मेज़ में, वो हमने डेवलप की थी। नाउ व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग इज, इट इज़ द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट desired plants types that are better suited for cultivation
गिव बेटर यील्ड्स एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है प्लांट स्पीशीज का, जिससे हम ऐसी प्लांट टाइप्स क्रिएट करते हैं जो कल्टीवेशन के लिए बेटर सूट करती हैं, उनमें अच्छी यील्ड मिलती है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। Now, the conventional plant breeding has been practiced for thousands of years since the beginning of human civilization. तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसकी बिगनिंग हुई है, जब से हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो है उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। नाउ मैनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स जो हैं दे आर रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन इन एंशियंट टाइम्स। अब कुछ प्रेजेंट डे क्रॉप्स ऐसी हैं जो किस चीज़ की रिजल्टेंट हैं? जो पहले मतलब हमारे एंशियंट टाइम्स में हमने जो डोमेस्टिकेशन किया था उसकी वजह से वो प्लांट स्पीशीज आज हैं। तो आज जो सारी मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो उन डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज से ही डिराइव होके आई हैं। तो जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होती थी इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स। तो जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग कराई जाती थी उसमें प्योर लाइन्स के बीच में, जैसे हमने एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग पढ़ा, तो वही चीज़ इनमें क्या है, प्योर लाइन्स जो है उनकी क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता था। फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड। वही फिर उनमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू उनको सेलेक्ट किया जाता था। ठीक है। और ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते थे जिनमें जो ट्रेट्स होते थे, जो उनके फीचर्स होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, उनमें हायर यील्ड होती है, न्यूट्रिशन होता है और डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। नाउ विद एडवांसमेंट्स इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग जो है इन तीनों के एडवांसमेंट की वजह से अब और भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स के थ्रू उस लेवल पे ले जाया जा चुका है। ठीक है। अब हम बात करें कैरेक्टर्स या ट्रेड्स की, जो ब्रीडर्स जो ट्राई करते हैं कि हाँ वो अपनी क्रॉप प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट करें, तो फर्स्ट क्या होगा कि क्रॉप यील्ड इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि हाँ यील्ड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंसान यही देखता है कि क्रॉप यील्ड अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, जैसे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई सॉइल में, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया, ड्रॉट आ गया, तो उससे वो रेजिस्ट कर पाएँ, टॉलरेट कर पाएँ, तो इंक्रीज टॉलरेंस होनी चाहिए। फिर जो पैथोजेंस हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ भी है, उनसे वो रेजिस्ट कर सकें। और फिर लास्ट थिंग कि जो इंसेक्ट के जो पेस्ट आते हैं उनसे भी टॉलरेंस उनकी ज़्यादा हो। अब जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है वो ऐसे ही नहीं कुछ भी उठाया और किसी को भी आपने मीटिंग करा दी प्लांट ब्रीडिंग से। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी प्लांट को क्रॉस करा दिया। एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है जो एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके मेन स्टेप्स जो हैं वो लिख रखे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी तो ईजिली उसके दो अलग अलग जीन्स होंगे, तो उसकी एक की सुपीरियर जीन्स होंगी, दूसरे की भी सुपीरियर जीन्स होंगी, तो वो दोनों मिलके जो उसमें जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसमें दोनों की जीन्स आ जाएंगी। तो इसलिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। नाउ इन मैनी क्रॉप्स द प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप। तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं हमारी उनमें प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलती है हमें। कैसे? जो उनके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनसे। So collection and preservation of all the different wild varieties, species and relatives of the cultivated species is a prerequisite for effective exploitation of natural genes which are available in population. तो हम पहले उसको कलेक्ट करते हैं, अलग अलग जो हमारी वाइल्ड वेराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं या रिलेटिव्स हैं, जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें कलेक्ट करेंगे और उन्हें प्रिजर्व करेंगे। और फिर जो एंटायर कलेक्शन होगा जिसमें बहुत सारे डाइवर्स एलील्स हो जाते हैं अलग अलग जीन्स के लिए एक क्रॉप में, एक ही क्रॉप में, तो उसे हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो इस कलेक्शन को जो हम अलग अलग अलील्स आ जाते हैं एक ही गिवन क्रॉप में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। एंड सेकेंड इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब जो जर्म प्लाज्म है हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब इस जर्म प्लाज्म को हम इवेल्युएट करते हैं और ऐसे प्लांट्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का, कि हमें ये चीज़ भी चाहिए, हमें ये चीज़ भी चाहिए, तो इनमें ये चीज़ है तो इनकी मेटिंग करा दी जाए। देन द सेलेक्टेड प्लांट्स जो है दे आर मल्टीप्लाइड एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर जो सेलेक्टेड प्लांट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है और उन्हें हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। और फिर उसके बाद जब हमें डिजायरेबल लगे या जब हमें पॉसिबल लगे तो हम प्योर लाइन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन थर्ड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग दी सेलेक्टेड पेरेंट्स। तो हमने जो सेलेक्टेड पेरेंट्स जो हमने सेलेक्ट किए जो पेरेंट्स,
सो द डिजायर्ड कैरेक्टर्स दे हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड फ्रॉम, लाइक फॉर एग्जाम्पल समझ लो हाई प्रोटीन क्वालिटी है एक पेरेंट में, तो उसे हम दूसरे पेरेंट की किस क्वालिटी के साथ कंबाइन कर सकते हैं कि दूसरे में डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग से ही पॉसिबल होती है। तो जो दो पेरेंट्स हैं उनके हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए हम उन दोनों की क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग करवाएंगे, ठीक है। और एक ही प्लांट में फिर उन दोनों के आ जाएंगे, एक का प्रोटीन प्रोडक्शन आ जाएगा और एक का डिजीज रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ऑल्सो जब दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, अब ये क्या है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, और बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से आपको पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे डिजायरेबल प्लांट से, उसे कलेक्ट करके आपको दूसरे प्लांट का जो फीमेल मतलब पार्ट है यानी कि स्टिग्मा है उस पर आपको उसे स्प्रिंकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हाइब्रिड्स हैं जिन्होंने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कंबाइन करके जो आ गया है एक प्लांट इन दोनों के प्लांट के मिलने से, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड्स टू कंबाइन द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, यूजुअली ओनली इन अ फ्यू हंड्रेड टू 1000 शो द डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन। और ज़रूरी नहीं है, जैसे सपोज करो इसका प्रोटीन प्रोडक्शन लिया है आपने और इसका डिजीज रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, तो इनके मेटिंग से जो प्लांट बनेगा ज़रूरी नहीं है उसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन आए ही आए, आपको बहुत सारे हो सकता है प्रोडक्शन कराना पड़े उसका, जब जाके आपको एक ऐसा प्लांट मिले जिसमें दोनों पेरेंट्स के डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो अब इसमें क्या है, जितनी भी हाइब्रिड्स आई हाइब्रिड्स की, ठीक है, तो उसमें से हम ऐसे प्रोजेनी सेलेक्ट करेंगे जिनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे इसमें सपोज करो आपने 10,000 प्रोजेनीज की बनाई, ठीक है ना, उसमें से 1000 ही प्रोजेनी ऐसी निकली जिनमें प्रोटीन कॉम्बिनेशन के साथ डिजीज रेजिस्टेंस भी था, तो उनको पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत क्रूशियल है अगर हमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जो हम चाहते हैं उसकी सक्सेस रेट हमें इंक्रीज करनी है तो, और हमें पूरा केयरफुली साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा उस प्रोजेनी का, ठीक है। नाउ दिस स्टेप यील्ड प्लांट्स दैट आर सुपीरियर। अब इस स्टेप में कैसे प्लांट्स निकल के आएंगे जो कि दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर हैं, क्योंकि उनमें दोनों पेरेंट्स के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर उन प्लांट्स को क्या किया जाता है, उनको सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है कुछ जनरेशन्स तक, जिससे उनकी एक प्योर लाइन क्रिएट हो जाए, होमोजाइगोसिटी आ जाए, और फिर उसके बाद वो प्रोजेनी में सेग्रीगेट नहीं होते हैं, कि यानी कि फिर उनसे जो हम प्रोजेनी क्रिएट करेंगे उनमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो यही होता है, जैसे वापस बता देती हूँ एक बार, पी और डी को मेट कराया, ठीक है, 10,000 प्लांट बने जिनमें पी डी दोनों चीज़ें थी, ठीक है। अब ये जो 10,000 प्लांट बने जिसमें से 1000 में पी और डी था, तो अब ये जो 1000 प्लांट निकले जिनमें पी और डी था हमारा, उन्हें हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे कुछ जनरेशन्स तक, ठीक है, जिससे जब हम इन्हें किसी और के साथ क्रॉस करवाएं तो पी और डी वाली कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ ही जाए, ठीक है, ये सेग्रीगेट नहीं हो, अलग नहीं हो ये प्रॉपर्टी, इसलिए कुछ जनरेशन तक इन्हें सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाता है जिससे एक प्योर लाइन क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवार्स। अब जो न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स हैं उन्हें इवेल्युएट किया जाता है किस चीज़ के लिए, यील्ड के लिए या अदर ट्रेड्स के लिए, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस हो गया। फिर दिस इवेल्युएशन इज डन बाय ग्रोइंग दीज इन रिसर्च फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फिर इनका इवेल्युएशन किस तरह से किया जाता है, इन्हें रिसर्च फील्ड्स जो होती हैं उनमें ग्रो किया जाता है और वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है कि अगर हमने इनमें फर्टिलाइजर अप्लाई किया तो क्या होगा, इरिगेशन किया तो क्या होगा, और बाकी जो और क्रॉप मैनेजमेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको अप्लाई करते करते इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। नाउ द इवैल्यूएशन इन द रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटीरियल्स इन फार्मर फील्ड। फिर रिसर्च फील्ड में टेस्ट करने के बाद इन्हें फार्मर फील्ड में टेस्ट किया जाता है, और फार्मर फील्ड में एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स के लिए टेस्ट किया जाता है, और वो भी अलग अलग लोकेशंस पे, यानी कि एक ही लोकेशंस पे आपने 3 जनरेशन के लिए उसको टेस्ट कर लिया, पूरी कंट्री में अलग अलग लोकेशन पे 3 जनरेशन तक उसे टेस्ट किया जाता है कि भाई सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो देखे जाते हैं कि सब में ये ईजिली कोप अप कर पा रही है या नहीं। देन द मटीरियल इज इवेल्युएटेड इन कंपेरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टिवार। तो एक चेक या जो कंट्रोल बोलते हैं आप, उस कंट्रोल के अगेंस्ट इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है, जो भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिखी उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। अब इंडिया, हमें पता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे चलती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक मेनली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है,
और एग्रीकल्चर जो है वो 33% अकाउंट करती है इंडिया की जीडीपी का, और जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 62% की जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक मेन चैलेंज जो हमारी कंट्री को फेस करना पड़ा वो ये था कि हमारे पास इतना इनफ फूड नहीं था कि हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड करा सकें। ठीक है, तो बहुत कम लैंड था जो कि फिट था कल्टीवेशन के लिए। लैंड तो बहुत था बट ऐसा लैंड नहीं था जो इसमें कल्टीवेशन हम कर सकें। तो इंडिया को बहुत मतलब जो यील्ड है उसे इंक्रीज करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी कि पर यूनिट एरिया जो एग्जिस्टिंग हमारा जो फिट है कल्टीवेशन के लिए, जो हमारा फिट है लैंड, उसमें ही हमें जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, यील्ड इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस इन द मिड 1960s एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स लेड टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। तो हुआ क्या, 1960s में, मिड 1960s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब उस समय हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो है वो इंक्रीज करी, वो बनाई गई व्हीट और राइस की, जिससे जो हमारी फूड प्रोडक्शन है उसमें ड्रामेटिक इंक्रीज आया था। ठीक है, कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मेज़ व्हीट, जैसे व्हीट में आई थी सोनालिका करके। ठीक है, पीज में आई थी P1542। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो आई थी व्हीट राइस में, सब में, जो कि सुपीरियर वैरायटीज़ थी और जिनसे फूड प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था मिड 1960s में, और इसी फेज़ को हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। फर्स्ट इज व्हीट एंड राइस। सो ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000 व्हीट प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हुआ था और राइस प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हुआ था। तो कितना कितना इंक्रीज हुआ था, जो व्हीट प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन टन था सिर्फ, और वो पहुंच गया था 75 मिलियन टन्स पे, जबकि जो राइस प्रोडक्शन था वो हो गया था 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन्स। तो 1960 से 2000 के फेज में इतना ड्रास्टिक इंक्रीज आया था। अब ये क्यों आया था, इट वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ बोथ दीज व्हीट एंड राइस। तो व्हीट और राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जो है वो डेवलप की गई थी और उन्हीं की वजह से ये इंक्रीज हुआ था। सो जो नोबल लॉरिएट हैं हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग at the International Center for Wheat and Maize Improvement in Mexico developed the semi-dwarf wheat। तो जो नोबल लॉरिएट है नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने डेवलप की थी सेमी ड्वार्फ व्हीट की वैरायटी मैक्सिको में। In 1963 several varieties like Sonalika and Kalyan Sona which were high yielding and disease resistance were introduced all over the wheat growing belt of India। तो 1963 में ये दो वेराइटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी जिनमें डिजीज रेजिस्टेंस भी था और सेमी डॉफ वेराइटीज़ थी। तो इंडिया में जितना भी वो जो है हमारा व्हीट ग्रोइंग बेल्ट है वहाँ पे ये दोनों वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। नाउ सेमी डॉफ राइस वेराइटीज़ वर डिराइव फ्रॉम IR8। तो सेमी डॉफ राइस वेराइटीज़ जो हैं वो किस चीज़ से डेवलप हुई थी, IR8 से। IR मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है, वहाँ पे डेवलप की गई थी। और दूसरी थी ताइचिंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान। तो ये ताइवान से आई थी और एक आई थी फिलीपींस से। नाउ दीज डेरिवेटिव्स दे वर इंट्रोड्यूस इन 1966। तो सेमी डॉफ व्हीट वेराइटीज़ जो है वो 1963 में इंट्रोड्यूस की गई थी और सेमी डॉफ राइस वेराइटीज़ जो है वो 1966 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद कुछ और डॉफ वेराइटीज़ थी जैसे जया और रत्ना, वो इंडिया में डेवलप की गई थी राइस की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज शुगर केन। नाउ देर आर टू टाइप्स, सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम ऑफिसिनेरम। सो सेकेरम बारबेरी इट वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। तो सेकेरम बारबेरी जो है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है। बस इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम होता है। शुगर कंटेंट और यील्ड जो है वो दोनों ही पुअर थी। तो ट्रॉपिकल केन्स विच आर ग्रोन इन साउथ इंडिया यानी कि सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता था। ठीक है, इसके क्या थे, इसके बहुत मोटे मोटे स्टेम होते थे और इसका शुगर कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होता था, बट हम इसे नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो दो स्पीशीज़ थी इन्हें सक्सेसफुली क्रॉस किया गया और ऐसी शुगर केन वेराइटीज़ बनाई गई जिसमें इन दोनों का कैरेक्टर था, यानी कि उसमें शुगर भी ज़्यादा थी, शुगर कंटेंट भी ज़्यादा था, वो नॉर्थ इंडिया में भी हम ग्रो कर सकते थे और उनकी यील्ड भी ज़्यादा थी। ठीक है, और थिक स्टेम्स भी थे। लास्ट इज मिलेट्स।
तो मिलेट्स में क्या क्या आते हैं, हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा, दे हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। तो इन तीनों की जो है बहुत सारी जो है हाइब्रिड्स वो डेवलप की जा चुकी हैं इंडिया में। एंड हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज विच आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। तो अब ये ज्वार बाजरा है ये ऐसी जगह पे उगाए जाते हैं राजस्थान वगैरह में जहाँ पे पानी कम है, तो वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए भी ऐसी हाइब्रिड जो है वो डेवलप की गई कि अगर वाटर स्ट्रेस आ रहा है ज़्यादा तो भी वो अच्छी यील्ड और अच्छी क्वालिटी दे। नाउ द प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब एक बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, वाइड रेंज होती है पैथोजेंस की, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, जो कि हमारी क्रॉप यील्ड को, क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं जिससे यील्ड इफेक्ट होती है, ठीक है ना, स्पेशली जब जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे। तो क्रॉप लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 20 से 30%। तो 20 से 30% क्रॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक सिग्निफिकेंट होता है ऑफ दी टोटल, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या है, ब्रीडिंग और डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवार्स रेजिस्टेंट टू डिजीज एनहांसेस दी फूड प्रोडक्शन। तो वही अगर डिजीज रेजिस्टेंस होगी तो फूड प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज एंड इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। तो रेजिस्टेंस क्या है कि वो उस ऑर्गेनिज्म, अगर वो उसके आके लग भी रहा है ऑर्गेनिज्म, तो वो उसको डिजीज कॉज नहीं करने देगी अपने अंदर, ठीक है। अब कुछ डिजीजेज हैं जो कि फंजाई करते हैं, जैसे रस्ट, ठीक है ना। तो रस्ट में जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट होती है, या रेड रॉट ऑफ शुगर केन, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये सब चीज़ें फंजाई करते हैं। बैक्टीरिया से भी कई होती हैं, जैसे ब्लैक रॉट जो होता है क्रूसीफर्स का, वो बैक्टीरिया करता है। और वायरसेस से होती है, जैसे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, टर्निप मोज़ेक वायरस। तो ये वायरस के थ्रू होती हैं डिजीजेस। Now, there are certain methods of breeding for disease resistance. So, breeding is carried out by the conventional breeding technique. तो conventional breeding technique से ही होती है जो हमने पहले पढ़ी थी, या फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग से होती है। तो दो तरह की ब्रीडिंग से हम ऐसी प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस हो। नाउ द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कर दिया हमने और उसके बाद सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, जो अच्छी ब्रीड्स आई उनका। Its steps are essentially identical for those breeding techniques for any other agronomic character, जैसे high yield। तो वही है, तो वेरियस वही जो सीक्वेंशियल स्टेप्स क्या हो गए, पहले हमने जो रेजिस्टेंट सोर्सेज हैं उनके जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग करी, फिर सेलेक्टेड पेरेंट्स जो है उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, फिर सिलेक्शन किया और इवेल्युएशन किया, जो हाइब्रिड्स बनी उनको सेलेक्ट किया, उनका इवेल्युएशन किया और फिर उनकी टेस्टिंग करी और उनको रिलीज कर दिया। तो सेम जो मैंने अभी पूरे स्टेप्स समझाए थे उनमें होता है। तो कुछ क्रॉप वेराइटीज़ हम देख लेते हैं जो कि रेजिस्टेंस है डिजीजेस के। तो वीट की हिमगिरी करके एक वेराइटी आती है जो कि जिसमें लीफ और स्टाइप रस्ट नहीं लगती है, और हिल बंट ये डिजीज़ हैं, ये नहीं लगती हैं इसमें। फिर ब्रासिका वीट है, क्रॉप है, उसकी वेराइटी है पूसा स्वर्णिम, या इसका नाम है करण राय। ये सब याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके नीट के पेपर में आ सकता है ये। तो ये किस डिजीज से रेजिस्टेंट है, वाइट रस्ट से। एंड थर्ड इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की दो हैं, पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1। तो ये इसमें ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट नहीं लगता है। देन काउपी इज पूसा कोमल, इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं लगता है। और चिली की है पूसा सदाबहार, जिसमें चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस या लीफ कर्ल जैसी डिजीजेस नहीं लगती हैं, ठीक है। Now, conventional breeding जो है it is often constrained by the availability of limited number of disease-resistant genes that are present and identified in various crop varieties or wild relatives। तो हम conventional breeding जो है वो किस चीज़ से लिमिट हो जाती है कि हमारे पास ऐसी जो है डिजीज रेजिस्टेंस जीन जो है उनका नंबर बहुत लिमिटेड होता है जो हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम उन्हें क्रॉस कैसे कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए हम प्लांट में जो है म्यूटेशन इंड्यूस करें अगर अलग अलग मीन्स से, और फिर उनकी स्क्रीनिंग करें प्लांट मटेरियल्स की कि रेजिस्टेंस आ रहा है या नहीं, तो उससे क्या है डिज़ायरेबल जीन्स जो है वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट कॉमनली जो है हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग यूज़ करते हैं। सो म्यूटेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक वेराइटीज आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स। तो म्यूटेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जेनेटिक्स में, तो इसलिए म्यूटेशन हमें पता है कि जेनेटिक वेरिएशन करते हैं, बेसिस का सीक्वेंस जो है वो चेंज कर देते हैं। सो इट विल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट विच इज़ नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। तो जब हम जीन्स चेंज कर देंगे तो उससे, या जेनेटिक मेकअप चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा पेरेंट है उससे डिफरेंट
प्रोजेनी जो है वो डिफरेंट होएगी, उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. सो इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन. तो हम आर्टिफिशियली हम म्यूटेशन किस तरह से इंड्यूस करवा सकते हैं, या तो हम केमिकल्स यूज़ करें या फिर हम रेडिएशंस यूज़ करें. रेडिएशंस में एक्सरे, गामा रे, ठीक है ना, गामा रेडिएशंस जो होती हैं वो. फिर उसके बाद सेलेक्ट करें हम, और उन प्लांट्स को जिनमें हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिले हैं उन्हें हम ब्रीडिंग सोर्स की तरह काम में ले सकें. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग या म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो जैसे मूंग बीन जो है रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू और मिल्ड्यू, दे वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन. तो जो हमारा मूंग बीन होता है उसमें हमने येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू, इनके लिए रेजिस्टेंस हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा ही क्रिएट करी है. ठीक है. अब कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स होती हैं अलग अलग कल्टिवेटेड स्पीशीज़ की, जो जिनमें कुछ रेजिस्टेंट डिजीज मतलब रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बट उनकी यील्ड जो होती है वो बहुत लो होती है. तो इसीलिए देयर इज अ नीड टू प्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन्स इनटू द हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज़. ठीक है. तो अब हमें उसमें से जो हमारी कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, यील्ड ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो वाइल्ड वेराइटीज़ हैं उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस है लेकिन यील्ड कम है. तो हमें जो हमारी कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस लाना है. ठीक है. जैसे होता क्या है, जैसे रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एक एग्जांपल दे रखा है इन भिंडी. ठीक है ना, जो आपकी भिंडी होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है येलो मोज़ेक वायरस में, कौन सी भिंडी में, एबेलमॉशस एस्क्यूलेंटस. ठीक है. तो ये स्पीशीज़ है भिंडी की एस्क्यूलेंटस, इसमें रेजिस्टेंस होता है येलो मोज़ेक वायरस के लिए. ठीक है. उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज़ एंड इट रिजल्टेड इन अ न्यू वेराइटी ऑफ ए एस्क्यूलेंटस विच इज़ नोन एज परभनी क्रांति या परभनी क्रांति. ठीक है. परभनी क्रांति बोला इसको हमने. तो ये जो हमारी स्पीशीज़ है भिंडी की, ठीक है ना, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है जो येलो मोज़ेक वायरस के लिए, उसे हम वाइल्ड स्पीशीज़ से एक कल्टिवेटेड जो हमारी स्पीशीज़ है उसमें ट्रांसफ़र कराते हैं और एक नई वैरायटी आती है ए एस्क्यूलेंटस की ही, जिसे हम बोलते हैं परभनी क्रांति. तो उसमें दोनों चीज़ें, उसको हम कल्टिवेट करवा सकते हैं, वाइल्ड नहीं रहती वो, और उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस आ जाता है. ठीक है. नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. तो डिजीज रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया. अब इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं उनके लिए हमें डेवलप करना है रेजिस्टेंस. सो अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन. तो अगर कोई इंसेक्ट या पेस्ट लग जाता है तो उससे भी क्रॉप लॉस हो सकता है. सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अब इन तीनों चीज़ों की वजह से इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो आ सकता है. नाउ हेयरी लीव्स होते हैं कुछ प्लांट्स में, दे आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, जैसे कि रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन. जो कॉटन होता है उसमें ये हेयरी प्लांट्स या हेयरी लीव्स की वजह से जो जैसिड्स करके एक वेराइटी होती है पेस्ट की, उसके लिए रेजिस्टेंस आ जाता है. या फिर वीट में सीरियल लीफ बीटल के लिए आ जाता है. तो वीट में जो सॉलिड स्टेम्स होते हैं, they led to non-preference by the stem sawfly and smooth-leaved and nectarless cotton varieties do not attract bollworms. तो क्या होता है, अगर वीट जो हमारा होगा उसमें स्टेम जो है वो सॉलिड होंगे, तो जो स्टेम सॉफ्लाई है वो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, उसे मज़ा ही नहीं आएगा उसे उसके ऊपर या उसको इन्वेस्ट करने में. ऐसे ही अगर हमारी कॉटन वेराइटीज़ जो है वो उसमें उनकी स्मूथ लीव्स होंगी और नेक्टरलेस होंगे, ठीक है ना, उनमें वो जो रस होता है, फूलों का रस जो होता है वो नहीं होगा, तो बॉलवर्म्स अट्रैक्ट नहीं होंगे. ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल चेंजेस कराने पड़ते हैं प्लांट में अगर हमें इंसेक्ट पेस्ट को भगाना है तो. ऐसा ही जो मेज़ होता है, अगर उसमें हाई एस्पार्टिक कंटेंट हुआ, हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट हुआ, नाइट्रोजन कम हुई, शुगर कंटेंट भी कम हुई, तो इससे क्या है, मेज़ स्टेम बोरर्स जो हैं वो उसकी तरफ नहीं आएंगे. ठीक है. तो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा. नाउ ब्रीडिंग मेथड्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स. वही सेम स्टेप होते हैं. ठीक है. कल्टिवेटेड वेराइटीज़ जो हैं वो यूज़ की जाएंगी, जर्म प्लाज्म कलेक्शन होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वही चीज़ होगी. अब कुछ प्लांट्स लिखवा रही हूँ मैं, कुछ क्रॉप वेराइटीज़ हैं जिनको हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के बाद इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के थ्रू रिलीज़ किया गया.
तो क्रॉप है हमारी अगेन ब्रेसिका। ब्रेसिका का दूसरा नाम होता है रेप सीड मस्टर्ड, ठीक है, रेप सीड मस्टर्ड। तो इसकी वैरायटी है पूसा गौरव, ठीक है। और इंसेक्ट पेस्ट जिसके अगेंस्ट इसकी रेजिस्टेंस है वो है एफिड्स। एफिड्स, अब इस पूसा गौरव को एफिड्स जो है वो पेस्ट इन्फेस्ट नहीं कर सकते या इन्फेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी है फ्लैट बीन, ठीक है। फ्लैट बीन की दो हैं, पूसा सेम, सेम की फली का ये वही है ये फ्लैट बीन। तो पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। तो इसमें होती है एफिड्स, जेसिड्स जो भी मैंने नाम लिखवाया था, और फ्रूट बोरर। इन तीनों के लिए इसमें रेजिस्टेंस होती है, BORER, ठीक है। और नेक्स्ट है ओकड़ा, यानी कि जो हमारी भिंडी होती है वो ओकड़ा, लेडी फिंगर, ठीक है। इसमें है पूसा सावनी, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, पूसा सावनी या फिर पूसा A4। ये दो वेराइटीज़ हैं और इनमें किसके लिए शूट एंड फ्रूट बोरर। शूट जो हमारा शूट होता है प्लांट का, SHOOT, शूट और फ्रूट बोरर जो होता है वो इस वाली वेराइटी को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब एक और बार आती है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अब क्वालिटी भी तो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। सो मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब इस दुनिया में 840 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास एडिक्वेट फूड नहीं है कि उन्हें डेली फूड जो उनकी डेली फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट अप कर सके, ठीक है। और 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि इस तरह की बीमारी, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, विटामिन, इन सब की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। मतलब वो तो 840 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनमें इस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, या फिर हिडन हंगर भी बोलते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उन्हें फ्रूट्स खरीद सके, वेजिटेबल खरीद सके, फिश खरीद सके, मीट खरीद सके, तो उनमें उस चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाती है। सो द डाइट्स लैकिंग असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, विटामिन A, आयोडीन, जिंक, they increase the risk for disease, reduce the lifespan and reduce the mental abilities। तो ऐसी क्रॉप्स या ऐसी जो डाइट्स होती हैं जिनमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो उनसे क्या क्या हो सकता है, डिजीज़ का रिस्क होता है, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, लाइफ स्पैन कम हो जाती है। इसलिए एक प्रोसेस है विच इज़ नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। So biofortification, it is a process of breeding the crops with higher levels of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats। तो ऐसी क्रॉप्स की ब्रीडिंग करवाना जिनमें हायर लेवल होता है विटामिन्स और मिनरल्स का, हाई प्रोटीन्स होते हैं और हेल्दी फैट्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मीन्स है कि हम पब्लिक हेल्थ को इसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट्स। अब हम इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी की ब्रीडिंग क्यों करवा रहे हैं, मतलब इसके लिए ब्रीडिंग क्यों करवा रहे हैं, जिससे जो प्रोटीन क्वांटिटी और प्रोटीन कंटेंट है वो इम्प्रूव हो, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी इंक्रीज हो, विटामिन कंटेंट जो है वो इम्प्रूव हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर मिनरल कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो। तो इन सब का इंक्रीज करवाने के लिए हम इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। अब 2000 में क्या हुआ था, मेज हाइब्रिड्स दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन and tryptophan, lysine और lysine and tryptophan, ठीक है, they were compared to the existing maize hybrids were developed, ठीक है। तो 2000 में ऐसी मेज हाइब्रिड डेवलप की गई थी जिनमें इन दोनों अमाइनो एसिड का जो कंटेंट है वो दुगना था, ठीक है। नाउ वीट वेराइटी है, एक वीट की वेराइटी है जिसका नाम है एटलस 66। इट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट और इसको हम जो हमारे इट हैज़ बीन यूज एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग द कल्टिवेटेड वीट। तो जो हमारा हम वीट कल्टिवेट करते हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हम इसको एज अ डोनर यूज़ करते हैं, एटलस 66 को। ये एक वीट की वेराइटी है, ठीक है। नाउ इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी। तो आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटीज़ भी आने लग गई हैं अब, जिनमें 5 टाइम्स एज मच एज आयरन होता है। जो हम सिंपल जो वेराइटीज़ हम कंज्यूम करते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा आयरन इनमें होता है। नाउ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज IARI विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, New Delhi, it has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals, ठीक है। तो इस IARI ने भी काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं उन्हें रिलीज़ किया है, वेजिटेबल क्रॉप्स जिनमें विटामिन और मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे विटामिन A एनरिच्ड कैरेट्स,
स्पिनच, पंपकिन, या फिर विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो, और आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच एंड बथुआ, एंड प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स लाइक बीन्स ब्रॉड और लबलब जो बीन्स होती हैं वो, फ्रेंच बीन्स, गार्डन पीस, तो इस तरह का है। तो इन्होंने सब तरह का जो है वो बढ़ाया है। विटामिन ए एनरिच्ड क्रॉप्स भी हैं, विटामिन सी एनरिच्ड क्रॉप्स भी हैं, आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड क्रॉप्स हैं, प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स हैं। तो ये सब ऐसी क्रॉप्स इन्होंने रिलीज की हैं। नाउ डिफरेंट टॉपिक इज सिंगल सेल प्रोटीन। नाउ जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो वो क्या है, जिस हिसाब से हमारी एनिमल और ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से उस चीज़ को वो कोप अप ना कर पाए, ठीक है ना, जो डिमांड है उसको मीट ना कर पाए। सो द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड्स फॉर सीरियल्स, ठीक है। तो अगर हम ग्रेन के बजाय मीट का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें भी हमें सीरियल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज 1 किलो मीट अगर हम एनिमल फार्मिंग में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 से 10 किलो अनाज चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि आप फॉडर तो खिलाएंगे ना, उसे तो मीट खिलाएंगे नहीं आप एनिमल को, उसे तो आपको फॉडर ही खिलाना पड़ेगा। तो फॉडर में ग्रेन्स होते हैं, तो वी रिक्वायर 3 to 10 kg of grains to produce 1 kg of meat by the animal farming। तो मोर देन 25% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हंगर और माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है। तो इसका एक ऑल्टरनेट सोर्स हमने निकाला है प्रोटीन्स का एनिमल्स और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं SCP, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। अब इसमें होता क्या है, द माइक्रोब्स दे आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, और ऐसे माइक्रोब्स जो कि गुड प्रोटीन के सोर्स हैं, जैसे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इट कैन बी ग्रोन इजीली ऑन मटीरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्ट्रॉ मोलासेस, एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज। तो ये जो स्पाइरुलिना है वो बहुत ही इजीली हमें, जैसे वेस्ट वाटर, हमारे जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स है उनमें जो वेस्ट वाटर निकलता है उस पे ग्रो की जा सकती हैं, जो स्ट्रॉ मोलासेस निकलते हैं उन पे ग्रो की जा सकती है, एनिमल मैन्योर जो होता है, खाद जो होती है उस पे ग्रो की जा सकती है, इवन सीवेज जो होता है हमारा उस पे भी हम स्पाइरुलिना को ग्रो कर सकते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज एंड सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये हम इसे बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये किस तरह का फूड होगा जिसमें प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी हैं, फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन भी है। एक बैलेंस डाइट में जो सब चीज़ें होनी चाहिए वो सब इसमें हैं, तो और क्या चाहिए, ठीक है। नाउ इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट अ 250 kg काउ, ठीक है, अगर 250 किलो की काउ है, इट प्रोड्यूसेस 200 grams ऑफ प्रोटीन पर डे सिर्फ, ठीक है। जबकि जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका हम 250 ग्राम लें, जिसका नाम है मिथाइलोट्रॉफस, ये इसका पूरा नाम है, मिथाइलोट्रॉफस। ये 250, अगर हम 250 ग्राम अगर इसका लें तो ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, 250 किलो की गाय सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन एक दिन में प्रोड्यूस करेगी, जबकि 250 ग्राम का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मिथाइलोट्रॉफस, क्योंकि इसका बायोमास प्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो बहुत हाई रेट का होता है, तो ये 25 टन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। Now the fact that the mushrooms are eaten by many people and large scale mushroom culture is growing industry makes it believe that microbes too would become acceptable as food। तो यही है कि जिस हिसाब से लोग मशरूम को तवज्जो दे रहे हैं, मशरूम खूब सारे लोग खाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि माइक्रोब्स का भी दिन आएगा कि उन्हें भी लोग खाने लगेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज टिश्यू कल्चर। अब जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं, they fail to keep pace with the demand and provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, ठीक है। तो वो पेस नहीं रख पाई, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से नहीं कर पाई जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स है हमारी। तो इसलिए एक नया मेथड डेवलप किया गया जिसका नाम था टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो इस टिश्यू कल्चर में होता क्या है, द होल प्लांट्स दे कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट्स। एक पूरा का पूरा प्लांट हम जनरेट कर सकते हैं एक्स प्लांट से। एक्स प्लांट क्या होता है,
इट इज़ एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। सिर्फ एक सिंपल हम छोटा सा अगर पार्ट ले लें किसी प्लांट का, उसे बाहर निकालें और उसे टेस्ट ट्यूब में ग्रो करें, तो उसके थ्रू हम पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, अगर स्टेराइल कंडीशन हो और एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया हो। ठीक है, सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट है एडिशनल कंडीशंस जो है वो स्टेराइल होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एनी एक्स प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। जब हम एक सेल या एक प्लांट के एक पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। नाउ द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड। अब जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसमें एक कार्बन सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सो दिस न्यूट्रिएंट मीडिया शुड कंटेन अ कार्बन सोर्स लाइक सुक्रोज एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ होनी चाहिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो कार्बन सोर्स हो गया सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए और ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होने चाहिए जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, जिबरलेंस। ठीक है ना, वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जब हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऑक्सिन्स, जिबरलेंस, ठीक है, और साइटोकाइनेंस, तो ये सब होने चाहिए उसमें। नाउ बाय application of these methods it is possible to achieve propagation of a large number of plant in a very short duration। तो एक बहुत कम समय में हम बहुत सारे प्लांट्स उगा सकते हैं। and this method of producing thousands of plants through tissue culture is known as micro propagation। तो इस मेथड को, जो हम टिश्यू कल्चर के मेथड से बहुत सारे हजारों प्लांट्स उगाते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। एंड each of these plants they will be genetically identical to the original plant from which they are grown। इसका मतलब उन्हें हम बोलेंगे सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स मतलब जो पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो ये सारे प्लांट जो हम ग्रो करेंगे, वो जो हम पेरेंट प्लांट है जिससे हमने ग्रो किया है, ये उससे बिल्कुल मेल खाते हुए होंगे। इसीलिए जो प्लांट्स हम ग्रो करेंगे इन्हें हम बोलेंगे सोमा क्लोन्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रूट प्लांट्स हैं जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल, वो इस मेथड को यूज़ करके बनाए जा चुके हैं कमर्शियल स्केल पे। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इस मेथड की क्या है कि हम डिजीज्ड प्लांट्स से हेल्दी प्लांट्स जो हैं उन्हें रिकवर करवा सकते हैं। हालांकि जो एक प्लांट है जैसे इट इज़ इन्फेक्टेड विद अ वायरस, लेकिन जो मेरिस्टेम पार्ट होता है, ठीक है, मेरिस्टेम चाहे वो अपाइकल हो चाहे वो ऑक्सिलरी हो, दोनों ही मेरिस्टेम जो होते हैं उनमें वायरस नहीं होता है। चाहे पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया है वायरस ने, बट मेरिस्टेम्स दे आर द प्लेसेस और दे आर द रीजन्स ऑफ द प्लांट्स विच आर फ्री ऑफ वायरस। इसीलिए कोई भी एक जना उस मेरिस्टेम को रिमूव करो, ठीक है, और उसे इन विट्रो ग्रो करो, जिससे वायरस फ्री प्लांट्स जो हैं वो आ जाएंगे। और इस तरह के वायरस फ्री प्लांट जो हैं वो कौन कौन से बनाए गए हैं अभी तक? बनाना, शुगर केन, पोटैटो, जो पूरा प्लांट इन्फेक्टेड था बट उनका मेरिस्टेम को हमने अलग कर दिया और मेरिस्टेम को इन विट्रो ग्रो करके हमने वायरस फ्री प्लांट्स जो है वो उगा लिए। नाउ साइंटिस्ट दे हैव आल्सो बीन आइसोलेटेड single cells from plants and other after digesting their cell walls they have been able to isolate the naked protoplast। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इवन सिंगल सेल्स आइसोलेट करी हैं प्लांट से और उसके बाद सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा के, सेल वॉल को हटा के उन्होंने नेकेड प्रोटोप्लास्ट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड है जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल नहीं है उनमें, इस तरह के नेकेड प्रोटोप्लास्ट भी आइसोलेट किए हैं। अभी जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स जिनमें अलग अलग डिजायरेबल कैरेक्टर है, दे कैन बी फ्यूज्ड टू गेट द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और फिर उस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को हम बाद में ग्रो कर सकते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या किया, जैसे इस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस है और इसमें प्रोटीन प्रोडक्शन है ज़्यादा, तो इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करा लिया, एक सिंगल सेल आइसोलेट करी, सेल वॉल को डाइजेस्ट करा लिया, तो अब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बचा विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, और इसका भी प्रोटोप्लास्ट बचा विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन दोनों को फ्यूज कराया और फ्यूज कराने के बाद इसे ग्रो कराया एक नए प्लांट में। इसीलिए इन हाइब्रिड्स को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स, जिनमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जैसे पोटैटो है, ठीक है, और दूसरा है हमारा टमाटो, ठीक है, तो इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट हमने अलग करवाए और एक नई वैरायटी को जन्म दिया जिसका नाम था पोमैटो।
पोटैटो प्लस टोमेटो इज पोमैटो, ठीक है। हालांकि ये रिजल्ट हो चुका है, मतलब ये जो पोमैटो है ये बनाया जा चुका है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि इसमें पोटैटो और टोमेटो इन दोनों के डिजायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए थे वो हमें इसमें नहीं मिल पाए, लेकिन पोमैटो जो है वो बनाया जा चुका है, ठीक है। तो ये था लेक्चर ऑन द स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now, these are the practice question for today's lecture. Number 1 is which is true for outcrossing and second mule is produced through. तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं. Then these are the answers for the previous lecture that was on human health and disease जो हमने कल पढ़ा था. तो अपने आंसर्स मैच कर लेना, और अगर लेक्चर में सब कुछ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। तो आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगह भी हमें फॉलो कर सकते हो। आप लोग ग्रेडअप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और जो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो कल हम मिलेंगे अपने लास्ट चैप्टर के साथ 12th बायोलॉजी के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।